गुड मॉर्निंग ऑल। स्टार्ट करते हैं। कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं और अब तक जो है हमने जो बात करी है कैनन्स, मैंने आपको बताया कि कैनन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले डब्ल्यूसीबी शेयर्स हैं। रंगनाथन चूंकि शेयर्स के शिष्य रहे, तो उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसको हम कहते हैं प्रोलोगोमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसके 3 संस्करण प्रकाशित हुए 1937 में, फिर उसके बाद 57 में और 67 के अंदर। तो थर्ड एडिशन जो है वो 1967 के अंदर है और इस किताब का नाम है प्रोलोगोमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इस पुस्तक के अंदर कैनन्स लिखे हुए हैं। संपूर्ण कैनन जो है वो कैनन अभी जो हम पढ़ रहे हैं कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसी प्रकार से कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग भी है। कई सारे अन्य कैनन्स भी हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग केवल उन कैनन्स की बात कर रहे हैं जो कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से संबंधित है। तो मूल रूप से क्लासिफिकेशन के कैनन्स हैं, क्लासिफिकेशन के उपसूत्र है, और इन कैनन्स को केवल आप समझ के ये समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन करते वक्त या क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माण करते वक्त जो है किन किन मूल बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। रंगनाथन ने बताया कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर देखा जाए तो 3 स्तरों पे हम लोग विभाजित कर सकते हैं। यानी वर्गीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो वर्गीकरण को करने के 3 स्तर हैं। सबसे पहला जो है आपका धरातल है, जिसको हम लोग वैचारिक धरातल कहते हैं। नंबर 2 पे है शाब्दिक धरातल है और नंबर 3 पे है सांकेतिक। तो पहले की हमने बात कर ली वैचारिक। वैचारिक के अंदर मैंने आपको बताया कि वैचारिक में कुल मिला के 15 कैनन्स है, तो 15 संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो विशेषताओं से संबंधित कैनन्स हैं। कुछ कुछ कैनन्स जो है आपके अरे से संबंधित है, कुछ आपके चेन से संबंधित है और कुछ आपके फिलेटरी सीक्वेंस से संबंधित है। जिस प्रकार से यहाँ पर केवल इन कैनन के माध्यम से आपको ये संदेश दिया जाता है कि जब आप वर्गीकरण करेंगे तो किन किन बातों को ध्यान रखना है और हम किस प्रकार से चीजों को बांटना शुरू करते हैं। जब बांटेंगे तो बांटने के बाद अब आपको उन्हें किसी न किसी एक वर्ग में रखना जरूरी है। जब आप वर्ग में रखेंगे तो उस वर्ग का एक निश्चित नाम होगा, उस वर्ग का एक निश्चित शब्द होगा। अब जो बात आती है वो शब्दों की बात आती है। रंगनाथन का कई सारे शब्द ऐसे शब्द आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। तो शब्दों का उपयोग या प्रयोग आप बहुत सोच समझ के करें। जैसे मान लीजिए एक शब्द है जिसका नाम है ह्यूमन, एक का नाम है पीपल और एक है पर्सन। तो रंगनाथन का कि ह्यूमन का अर्थ भी आपको, ह्यूमन आपको किसी भी क्लास में ले सकता है, आपको पर्सन आपको किसी भी क्लास में ले सकता है और पीपल भी आपको किसी भी क्लास में ले सकता है। तो आप देखेंगे इन शब्दों को किस संदर्भ में काम में लिया जा रहा है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट। तो शब्दों का खेल, किताब के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ ह्यूमन, आप कहाँ जाओगे? वो किताब आपकी मेडिकल साइंस से संबंधित हो सकती है, बायोलॉजी की किताब हो सकती है, वो किताब आपकी सोशियोलॉजी की हो सकती है, वो किताब आपकी साइकोलॉजी की हो सकती है ना, वो किताब आपकी इकोनॉमिक्स की हो सकती है। आप बात है, कहीं ना कहीं आपको अलग अलग जगह ले जा रहा है ना। वो किताब आपकी रिलीजन की किताब हो सकती है, धर्म की किताब हो सकती है, ह्यूमन, मानव, है ना, अध्यात्म। वो किताब आपकी फिलोसॉफी की हो सकती है, दर्शन शास्त्र की हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि रंगनाथन ने कहा कि शब्दों का प्रयोग भी आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए और आप किस प्रकार से शब्दों को आप अपने क्लासिफिकेशन में आप काम में लें। तो उससे संबंधित जो नियम है वो 4 नियम और बहुत सिंपल से नियम है। उनको हम बोलते हैं कैनन ऑफ वर्बल प्लेन, यानी कि शाब्दिक धरातल से संबंधित जो है वो नियम। 4 ही कैनन, तो बहुत सिंपल से, बहुत सरल है। आपने आइडिया पढ़ लिया तो जो कॉम्प्लेक्सिटी जो मुझे भी लगती है कि वो आपके आइडिया प्लेन के अंदर सबसे ज्यादा है ना, लेकिन उसके बाद थोड़ा सरल है। हम बात करें किसकी, नंबर 2 पे किसकी बात करें, वर्बल प्लेन की बात करें। तो वर्बल प्लेन के अंदर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा, शाब्दिक धरातल। अब शाब्दिक धरातल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, वर्गीकरण की योजना में उपयोग की जाने वाली शब्दावली के प्रकार तय करने में मदद करता है। प्रचलित शब्द, नवीन शब्द, समानार्थी शब्द और बोलचाल की भाषा वाले शब्दों के उचित प्रयोग से संबंधित नियम यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से कैनन से यहाँ पर आप देखेंगे, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। समझे, तो शाब्दिक धरातल के जो कैनन है जिनको हम लोग कैनन ऑफ वर्बल प्लेन कहते हैं, उन्हीं है हम लोग क्या कहते हैं, कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि शब्दावली के नियम भी इन्हीं को कहते हैं। तो इसी को हम 2 नाम से जानते हैं। एक बार ये भी सवाल आया कि कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी जो है वो किससे, तो टर्म मतलब शब्द, शब्द यानी कि शाब्दिक, एक ही बात है, याद रह जाएगा। कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी कितने कैनन से और कौन कौन से कैनन आप यहाँ पर देखेंगे, तो 4 कैनन, और चारों कैनन बहुत सिंपल से और सरल कैनन। पहला कैनन क्या देखा, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि प्रसंग, यानी कि संदर्भ। कोई भी शब्द है
तो वो किस संदर्भ में काम में लिया गया। मैंने अभी आपको बताया ना ह्यूमन है, किस संदर्भ में काम में लिया गया। आप संदर्भ को ज्ञात करें और तभी उसकी आप मेन क्लास डिसाइड करें। आप समझ गए? आप संदर्भ ज्ञात करें, मैं एग्जांपल दूंगा, वहां पर क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट कैनन कौन सा आपका? इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन मतलब परिगणना। तो शब्दों में आप इस प्रकार से करेंगे, शब्दों में अगर आपको लगता है कि अभी डाउट हो सकता है तो आप उनको पहले से उनके नंबर डिसाइड कर दें। आप पहले से नंबर देना शुरू कर दो। तो 1 नंबर का मतलब ये, 2 नंबर का, आप ऐसे करके परिगणना आप कर लें, वो ज्यादा। नेक्स्ट आपका कैनन ऑफ करेंसी। करेंसी का मतलब प्रचलन में उस शब्द को काम में लें जो कि प्रचलित हो वर्तमान में। जैसे हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पहले केवल लाइब्रेरी साइंस कहलाता था, उससे पहले केवल लाइब्रेरीशिप कहलाता था, और उससे पहले लाइब्रेरी इकोनॉमी कहलाता था। तो आज लाइब्रेरी इकोनॉमी काम में लेने का कोई मतलब नहीं है। आज क्या कहेंगे आप? LIS। अब लाइब्रेरी साइंस भी नहीं कहते हैं, आप क्या बोलते हैं? आज की डेट में बच्चे क्या बोलते हैं? LIS, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जो प्रचलन में वो काम में लें। और फिर लास्ट में क्या देखा? कैनन ऑफ रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब अल्पश, छोटे छोटे शब्द काम में लें, अब बड़ी बड़ी चीजें काम में नहीं लें। शब्दावली के अंदर देखा चारों कैनन है, चारों के जो है एग्जांपल्स है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है। हम बात करते हैं। पहला कैनन क्या है? कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। तो मैं संदर्भ बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या शब्द लिखा हुआ है? अगर किताब के ऊपर एक्सीडेंट लिखा हो, कौन सी मेन क्लास में जाओगे आप? इंजीनियरिंग में, इंश्योरेंस में, सोशियोलॉजी में या लॉ? ये शब्द तो चारों में है। शब्द का क्या नाम? किताब शीर्षक क्या लिखा हुआ? एक्सीडेंट। तो वो तो इंजीनियरिंग में भी होता है एक्सीडेंट। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं हम, इंजीनियरिंग में एक्सीडेंट शब्द होता है, इंश्योरेंस भी होता है एक्सीडेंट। ये शब्द सोशियोलॉजी में भी काम आता है, और ये शब्द किस में काम आता है? लॉ में भी काम आता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आप इसका पहले क्या ज्ञात करें, आप किस संदर्भ में, किस प्रसंग में लिया गया है। ये कैनन है, कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी। दूसरा शब्द क्या? फाउंडेशन। मैथमेटिक्स में भी मिलता है आपको, बिल्डिंग्स में भी मिलता है, इंजीनियरिंग में मिलता है, समझे? ये शब्द आपको सब जगह। एक शब्द है आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब संरचना, स्ट्रक्चर। ये कहाँ मिलता है आपको? बायोलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है, मेडिसिन में भी है, क्रिस्टलोग्राफी है, लिंग्विस्टिक है, सबके अंदर देखा मॉर्फोलॉजी। तो जब इस प्रकार के शब्द आते हैं तो शब्द आपको भ्रमित कर सकते हैं। आपको पहले क्या जानना होगा कि ये शब्द जो हैं ये किस संदर्भ में काम में लिए गए हैं क्लासिफिकेशन में। आप उन संदर्भों के आधार पर ही चलेंगे। तो ये कैनन समझ में है। बस ये नियम ये कहता है आपसे कि आप शब्द देखते हैं, आप ये नहीं कि आपने शब्द लिया, एक्सीडेंट लिया और आप डायरेक्ट आप इंजीनियरिंग में गए और आपने नंबर बना दिया। हो सकता है वो किताब इंजीनियरिंग की नहीं हो, वो किताब किसकी हो? वो लॉ की। तो आपको उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। कैनन समझ में आ रहा है? ये कैनन आपसे क्या कर रहा है? कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सेकंड कैनन है कैनन ऑफ इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन का मतलब परिगणना। अब परिगणना का नियम क्या कहता है? परिगणना का नियम ये कहता है कि शब्द आपको भ्रमित करते हैं तो आप क्या करें, उनके आप परिगणना करके आप नंबर बना देते हैं। बनाते हैं अपन। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर देखिए आप क्या, ज्योमेट्री का नंबर क्या दे रखा है? बना हुआ 20। अब ज्योमेट्री के अंदर भी अगर आप आ गए, ज्योमेट्री में देखेंगे लाइन, तो क्या 6, प्लेन, तो ये 2D है, 2D है ना, तो 2D प्लेन 2 लिखा। 3D के लिए हमने क्या लिखा? B6 3 लिखा। 4 डायमेंशनल के लिए क्या लिखा? B6 4। 5 डायमेंशनल के लिए क्या लिखा? B6। यहाँ पर आपको एक क्रम दिख रहा है आपको, और ये परिगणना है। तो रंगनाथन ने कहा कि शब्दों का प्रयोग आप इस प्रकार से करें, या क्लासिफिकेशन में आप नंबर, क्लास नंबर ऐसे बनाएं कि अपने आप अंदाजा हो जाए। अंदाजा ये हो जाए कि अगर मान लीजिए इसका ये कि अगर 6 मतलब ज्योमेट्री है तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नंबर क्या होना चाहिए? B6। संबंध दिख रहा है आपको? कोई B6 का मतलब ज्योमेट्री है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या बनेगी? B6 3। 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनेंगे B6 4। अगर ज्योमेट्री में सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं तो B6 1। अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बात करो तो B6। तो ये वर्गीकरण, ये क्या हो गया? इन शब्दों को देखा जाए तो इन शब्दों को, इन सारे शब्दों को देखा जाए तो एक मीनिंग मिल गया ना, दिख रहा है आपको? तो ये क्या कहलाएगा? कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, यानी कि परिगणना। आप पहले से गणना करके रख दें ताकि क्लासिफायर को उसमें दिक्कत नहीं आए। और ये क्या कहलाता है? कैनन ऑफ इन्यूमरेशन कहलाता है। नेक्स्ट तीसरा, कैनन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है? प्रचलन। लिखा हुआ
इस सिद्धांत के अनुसार वर्गीकरण की एक योजना में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसका निश्चित अर्थ हो एवं जो क्या हो, प्रचलन में हो, अर्थात उसका प्रयोग आम तौर पर भाषा में किया जाता हो। ये कैनन मैंने आपको बता दिया कि जो हम आमतौर पर काम में ले रहे हैं उसी को काम में लें। और चौथा कैनन क्या कहता है आपसे, चौथा कैनन कहता है इस सिद्धांत के अनुसार वर्गीकरण की एक योजना में प्रयुक्त शब्द आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए और यह सटीक होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर आप काम में ले, आलोचनात्मक काम में नहीं ले, और क्या होना चाहिए, अल्प भाषित, है ना। आप छोटा नंबर बनाए, ह्यूमन बीइंग नहीं लिखना, आपको ह्यूमन लिख दें आप, समझे आप। तो आप देखेंगे तो वहां पर आपको छोटे छोटे शब्द काम मिलेंगे। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्या आपका तीसरा क्या लिखा हुआ, कैनन ऑफ, समझ में आ रही बात। तो दो तरह के लेवल्स आपने कंप्लीट किए। पहला लेवल क्या था आपका, कैनन ऑफ आइडिया प्लेन। तो धीरे धीरे आपको, मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको कैनन याद होने शुरू हो गए होंगे। मेन जो चीज याद करानी वो ये कि संपूर्ण जितने भी कैनन्स है क्लासिफिकेशन के, उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, याद आ जाएगा। पहला, सेकंड, तीसरा। तो ये याद कराना मेरे को, तो आपको जो चीज याद हो रही है। फिर आप पहले की बात करते हैं, हम आईडी की बात करते हैं, तो आईडी के अंदर कितने हैं, तो हम 15 दे रखे। खैर, आपसे ये पूछ ले कि कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स किससे संबंधित है, आइडिया। कैनन ऑफ अरे किससे संबंधित है, कैनन ऑफ चेन, कैनन ऑफ फिलेटरी सीक्वेंस। अच्छा, ये पूछ ले कि कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, आइडिया से संबंधित है, उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है, लेकिन डिफरेंशिएशन, रिलेवेंस, कॉन्कॉमिटेंस, एक्सक्लूसिवनेस, एग्जिस्टिवनेस, है ना, कैनन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास। इज इट ओके, समझ में आ रही बात। वो सारे कैनन किससे संबंधित है, आइडिया से। भाई आइडिया से संबंधित, क्योंकि आइडिया के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडिया के बाद आ रहा है वर्बल, आ रहा है वर्बल में तो चार ही है ना। इज इट ओके, वर्बल में चार कौन कौन से पढ़े आपने। पहला, कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में बात हो रही है, कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, परिगणना कर लो आप, ठीक है। और परिगणना ऐसी बनी है कि आदमी को अगर आप 26 बताओगे ज्योमेट्री का नंबर है, तो वो 3D ज्योमेट्री का नंबर अपने आप बना लेगा। आप समझ गए, 26 आप करेंगे तो अपने आप बना लेगा वो, तो बन जाएगा वो, क्योंकि आपके दिमाग में बात रहनी शुरू हो जाती है अपने आप। तो भाई 26 है, 26 का मतलब क्या, ज्योमेट्री। तो आपको ये पता ना कि अगर 3D ज्योमेट्री का नंबर जो भी होगा चालू किससे हो रहा होगा, 26 से चालू हो रहा होगा। इन्यूमरेशन, आपके दिमाग में पहले से ही गणना आनी शुरू हुई, तब लगता था हाँ यही होगा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको पहले से आगे वो आइडिया दे रहा है। तो पहला कॉन्टेक्स्ट हो गया, सेकंड आपका इन्यूमरेशन हो गया, तीसरा करेंसी है, तो चौथा आपका रेटिसेंस, रेटिसेंस मतलब अल्पभाषित। तो ये चार ही है, वर्बल के तो चार ही कैनन है। और इन चार के अलावा अगर कोई भी नाम है जो दे रखा है वो पहले वाले का नाम है, तो आपको दो पार्ट क्लियर है आपको। तीसरा पार्ट सबसे ज्यादा कैनन, अब तक जो आपने पढ़ा 19 कैनन, अब इसके अंदर अकेले में 24 कैनन, लेकिन सरल है, ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है, नोटेशन। अब नोटेशन का मतलब ये, तो मैंने आपको बात बता दी, नोटेशन का मतलब ये कि हम एक लेवल आगे हैं। अब एक लेवल आगे है, जैसे आम व्यक्ति के लिए मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन हमारे लिए वो बी है, सी है, डी है। हम तो लाइब्रेरी है ना, हमारे लिए तो क्या, हम हमारे जैनिज्म बुद्धिज्म का मतलब नहीं है। हमारे लिए Q2, Q3, Q4, Q5, Q7 इसका मतलब। हम टू की बात करें, टू टू 220, 230, 240, ये हमारे लिए रिलीजन है। तो हम हर एक चीज को हम अपने नोटेशन से पहचानते हैं, आप समझ गए। तो क्लासिफिकेशन का मूल अर्थ यही है कि आप प्रत्येक को एक इंडिविजुअल पहचान प्रदान कर दें, और उसी पहचान से वो जो चीज आप देंगे वही उसकी आइडेंटिटी होगी, और उसी से उस चीज को पहचाना जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोटेशन बनाते हैं, नोटेशन काम में लेते हैं। नोटेशन कौन कौन से देखें, हम यहाँ पर नोटेशन देख सकते हैं, ठीक है। सो कैनन ऑफ, हम बात करें यहाँ पर कैनन ऑफ नोटेशनल प्लेन, यानी कि सांकेतिक धरातल की बात करें। सांकेतिक धरातल के अंदर जितने भी कैनन हैं, देखेंगे यहाँ पर 12 कैनन यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 4 और 3। सरल है, संख्या 24 है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सरल है, आपको याद है। हम कुल मिला के बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग नोटेशन की बात करें, यानी कि जब आप संकेत प्रदान करते हैं, तो संकेत प्रदान करते वक्त आपको क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले इनको छोड़ दीजिए, पहले किसकी बात करें, देयर आर 12 बेसिक कैनन। हम बेसिक कैनन की बात करें 12। तो 12 कौन कौन से बेसिक कैनन है, आप देखेंगे यहाँ पर ये 12 नाम है, लेकिन नाम आपस में एक दूसरे से संबंधित, ठीक है ना। इन नामों का क्या मतलब है, आप देखें,
तो यहाँ पर दे रखा है कि जब भी आप बेसिक कैनन्स की बात करेंगे या आप नोटेशन की बात करेंगे, आप नोटेशन प्रदान करते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखें। क्या क्या ध्यान रखेंगे? तो सिनोनिम है और होमोनिम। सिनोनिम समानार्थी, और होमोनिम जिनका अर्थ अलग हो लेकिन लिखने में एक जैसा। आप समझ गए? जिनका अर्थ अलग हो यानी कि लेकिन स्पेलिंग एक ही हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप पहली बात तो ये देखें समानार्थी समानार्थी है तो आप उनकी जगह आप एक ही शब्द काम में लें। आप पीपल का, पर्सन और ह्यूमन का नंबर नहीं बनाए, आप तीनों को एक ही नंबर दिया, क्योंकि उनका अर्थ क्या है? समान है। तो आप एक ही पर्सन, पीपल और ह्यूमन। तो जहां जहां रघुनाथन ने कहा कि आप क्लासिफिकेशन करें, आप पर्सन और पीपल और ह्यूमन लिख दें, कोई बात नहीं, लेकिन उनका नंबर एक ही बनाए, ताकि कोई व्यक्ति अगर पर्सन का नंबर ढूंढ के लाएगा तब भी वही बनेगा, और ह्यूमन का नंबर ढूंढ के लाएगा तो भी वो बनेगा, पीपल का नंबर ढूंढ के लाएगा तब भी वही बनेगा। आपने कहीं किसी क्लास में पीपल लिख दिया, आप उसका उसका 2 नंबर लिख दें, पर्सन जा भी आ रहा है उसका भी नंबर आप 2 लिखें, पर तो ह्यूमन का भी नंबर आपके लिखे दो। तो अगर अलग अलग तरीके से लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, नंबर लगाएंगे, तो नंबर क्या बनेगा? तो ये समझ में आ रही बात? दैट इज सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या हो गया? समानार्थी। समानार्थी चीजों का हम नंबर दें। और एक क्या दे रखा? होमोनिम। होमोनिम में आप ध्यान रखिए, होमोनिम खतरनाक है। होमोनिम ये कि मतलब स्पेलिंग तो एक ही होती है, लेकिन अर्थ क्या होते हैं उसके अलग अलग। ठीक है ना? जैसे आपने लिखा बैट, BAT, बैट। बैट से क्या हो गया? चमगादड़ भी हो सकता है और खेलने वाला। आप समझ गए ना? मतलब स्पेलिंग तो एक ही होगी, लेकिन अर्थ क्या हो गया उनके? तो आप ये गलती यहाँ नहीं करें। आप समझ गए जो काम आप यहाँ कर रहे हैं? इस ये इनके नंबर बनाए तब भी ध्यान रखें, और आप इनके नंबर बनाए तब भी ध्यान रखें। इज इट ओके? नेक्स्ट देखा आपका, आप रिलेटिविटी, यानी कि आप क्या करें, आप जो रिलेटेड चीजें हैं उनको आप रिलेटेड नंबर ही दें। समझ गए? रिलेटेड चीजों को क्या करेंगे आप? रिलेटेड नंबर दें, ताकि उनको ढूंढना आसान हो जाए। अभी अपने करा ना, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे अभी आपने बनाया मैथमेटिक्स बनाया, मैथमेटिक्स में अपने अगर रिलेटेड बनाया तो B6 लिख दिया मैंने ज्योमेट्री का। अब रिलेटेड कर दिया ना, B61 लाइन, B62, B63, B64, तो मैंने क्या करा? वो रिलेटेड नंबर थे, और उन सभी के अंदर क्या होनी चाहिए? एक प्रकार से समरूपता होनी चाहिए। समरूपता होगी, समान रूप है उनका। कितना सरल हो गया कि आप उन नंबर को देख के बताया। इनके बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं है, आपको याद ना तो आपसे पूछा गया कैनन ऑफ सिनोनिम, कैनन ऑफ होमोनिम, कैनन ऑफ रिलेटिविटी, कैनन ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ये सारे के सारे क्या है? बेसिक कैनन है। और किसके हैं आपके? ये नोटेशनल प्लेन के। ऐसी जगह कैनन ऑफ हायरार्की, नॉन हायरार्की। हायरार्की समझते हैं आप? हायरार्की मतलब आपने जैसे स्ट्रक्चर बनाया था ना, अभी आपने ट्री स्ट्रक्चर बनाया था, तो हायरार्की के अंदर भी आपको नंबर देने होते हैं, और नॉन हायरार्की के अंदर आपको नंबर चेंज करना होता है। जैसे आप नंबर बनाएंगे, मैंने भी आपको बताया, यहाँ पर आप अगर आप नंबर लिखेंगे, इसका एक्स लिखेंगे, तो इनके नंबर क्या बनेंगे? तो कहा गया कि आप इसको क्या करें, आप इसको x1 और क्या बनाए, आप x2 बनाए। आप इसके और नंबर बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इसका नंबर बनाए आप x11। आप समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर x आप करेंगे x12, ये क्या करेंगे आप? x13। समझ रहे बात को आप? ये नंबर बनेंगे। यहाँ बनेंगे क्या बनेंगे आप? यहाँ पर बनेंगे x21 बनाएंगे, आप यहाँ पे x22 बनाएंगे, और यहाँ x क्या करें? 23। ये बताए। तो ये जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है? ये हायरार्की और नॉन हायरार्की। तो हमें देखते ही समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे सामने नंबर लिखा हो, हमारे सामने नंबर लिखा हो x21 बना हुआ हो, और x हमारे पास 11 बना हो, तो हमें पता है कि ये दोनों जो है ये आपस में क्या है? ये समकक्ष वर्ग है। ठीक है? और ऐसे लिखा हो आपका कि x1 लिखा हो और x आपके पास क्या लिखा हो? x13 लिखा हो। अब क्या समझेंगे? ये आपका अधीनस्थ। आपको नंबर आप इस प्रकार से दें कि आपको समझ में आ जाए कि नॉन हायरार्की कौन सा है और आपका हायरार्की कौन सा है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि आपको इस प्रकार से आप नंबर बना सकते हैं। जब आप नंबर देना प्रारंभ करें तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो वर्गीकरण को कैसा लेके चलें आप? मिक्स, या आप चाहे तो कैसे बनाए? प्योर। रंगनाथन ने क्या बनाया? मिक्स बेस बनाया। डेवी ने क्या बनाया? प्योर बेस बनाया। तो ये आपकी इच्छा है, आप चाहें तो नोटेशन जैसा भी देना चाहें आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। देन उसके बाद आपकी इच्छा है, आप जो वर्गीकरण पद्धति लिखें वो कैसे हो सकती है? फैसेटेड भी हो सकती है और नॉन फैसेटेड। फैसेटेड नॉन फैसेटेड समझते हैं आप? फैसेटेड यानी कि पक्षात्मक, और नॉन फैसेटेड मतलब नॉन पक्षात्मक। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है कि आप फैसेटेड स्कीम काम में लें या नॉन फैसेटेड नोटेशन काम में लें, जैसी आपको इच्छा आप बना सकते हैं। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ को एक्सटेंसिवनेस एंड नो नॉन को एक्सटेंसिवनेस, यानी कि ये इसका मतलब ये कि अगर चीजें आपस में एक दूसरे से समृद्ध है,
है ना, उसको अगर आप चाहें तो उसको आप एक्सटेंसिव कर सकते हैं, उसको आप बढ़ा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उसको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको नहीं बढ़ाएं। ये बहुत सारे नियम दे रखे हैं, बहुत सारे कानून दे रखे हैं, आपके कैनन्स दे रखे हैं, और केवल आपको इनके नाम याद कर लें तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, पहला 3 वर्गों में बाँटा है। फर्स्ट आपका आइडिया, सेकंड आपका वर्बल है, और तीसरा आपका नोटेशन है। हम बात करें वर्बल प्लेन सबसे अच्छा है, 4 ही कैनन है, बहुत ईज़िली याद हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब नोटेशन की बात करते हैं, नोटेशन के अंदर भी अलग-अलग टुकड़ों में बँटा है। तो पहले कैनन है दैट इज़ नोन एज़ बेसिक कैनन, और बेसिक कैनन किसके संबंधित है आपके? तो बेसिक कैनन के यहाँ पर 12 नाम दे रखे हैं, और 12 नहीं है, बेसिकली 6 ही है आपके ना, वो एक-दूसरे से संबंधित है। कैनन ऑफ सिनोनिम, होमोनिम, देन आपको दे रखा है रिलेटिव, यूनिफॉर्मिटी, देन उसके बाद दे रखा है आपका हायरार्की, नॉन हायरार्की, मिक्स्ड बेस, प्योर बेस, फेसेटेड, नॉन फेसेटेड, देन उसके बाद दे रखा है कोएक्सटेंसिवनेस एंड नॉन कोएक्सटेंसिव। कोई एग्जांपल्स इसके ज़्यादा पढ़ने के, कैनन कैनन पे सवाल आएँगे, 2 या 3 सवाल मैक्सिमम आ सकते हैं। लेकिन बस वो ये सवाल आएँगे कि ये कौन सी कैटेगरी से संबंधित है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कैनन के ऊपर नहीं बनता। ज़ीरो ओके? तो इतने आपको पढ़ना, तो ये पहले आपके कितने हो गए? आपके बेसिक कैनन से आपके पढ़े, इसके अंदर 12 कैनन आपने यहाँ पर। देन इसके बाद कैनन ऑफ न्यूमोनिक्स। ये न्यूमोनिक्स वाले कैनन ईज़ी है। न्यूमोनिक्स में दे रखा है यहाँ पर 5 कैनन दे रखे हैं। न्यूमोनिक्स का मतलब होता है स्मृति चिन्ह से मतलब है। जो भी आप नोटेशन बनाते हैं, उस नोटेशन के अंदर आप ऐसा अंकन काम में लें जो कि समझना ईज़ी हो जाए, सरल हो जाए। आपको ईज़िली पहचान में आना शुरू हो जाए। ये पहला कानून कहलाता है जनरल न्यूमोनिक्स। और न्यूमोनिक्स का जो एग्जांपल है वो आपका डिवर्सेस का एग्जांपल। कॉलन के अंदर आपने काम में लिया, डिवर्सेस काम में लिया। आपने अल्फाबेटिकल डिवर्स काम में लिया, आपने क्रोनोलॉजिकल डिवर्स काम में लिया, आपने ज्योग्राफिकल डिवर्स काम में लिया, आपने सब्जेक्ट डिवर्स काम में लिया, आपने सुपर इम्पोजिशन डिवाइस काम में लिया। इन डिवाइसेस के माध्यम से जब हम इन डिवाइसेस को यूज करके जब हम क्लास नंबर बनाते हैं, तो ये हमारे लिए पहचानना थोड़ा सा सरल हो जाता है। आप डिवर्स लगाएंगे, जैसे आपने ऑथर का बर्थ ईयर लगा दिया तो ईजी हो गया। आपने सब्जेक्ट डिवर्स लगा दिया, कोई भी चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई, उससे क्या पता चल रहा है आपको? सब्जेक्ट डिवर्स से आप इजीली, कोई बिना ब्रैकेट के कोई अल्फाबेट लिखा हुआ तो वो अल्फाबेटिकल डिवर्स है। आपने ज्योग्राफिकल डिवर्स लगा रखा, आप स्पेस टेबल्स लगा के आपने चीजें जोड़ दी। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए सरल है। निमोनिक्स यानी कि स्मृति चिन्ह की बात है। यहाँ पर जितने भी कैनन है, कैनन से निमोनिक्स का मतलब ये रखा हुआ। तो पहला कैनन क्या आपका जनरल निमोनिक्स, मतलब आप स्मृति चिन्हों के आधार पर ही चीजें बनाए। मैंने आपसे कहा ना कि जैसे 4437.J लिखा हो, इसका मतलब क्या है? राजस्थान का कोई ऐसे शहर का नाम है जिसका पहला अक्षर क्या है? जे। ठीक है ना? तो ये क्या है? आपको अल्फाबेट से बता रहा था। सेकंड नियम समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ? अल्फाबेटिक नियम, मतलब जनरल निमोनिक्स मतलब ये है कि आप जो भी बनाएं, आप इसमें स्मृति चिन्हों का प्रयोग करें, आप वो आपके लिए सरल है। प्लस जनरल निमोनिक्स में क्या दे रखा है? आप जनरल निमोनिक्स से आप ये काम करना, आपको अल्फाबेटिकल का मतलब क्या है? आप अल्फाबेट काम में लें। आप शेड्यूल निमोनिक्स का मतलब ये है कि आप जो शेड्यूल, जो क्रम चल रहा है उसको काम में। शेड्यूल निमोनिक्स में आपने बनाया जैसे सब्जेक्ट शेड्यूल है सारे, सब्जेक्ट डिवाइस यूज करने का तरीका यहाँ पे बताया। आपने बनाया स्पेशल लाइब्रेरी बनाया था, आप 2-4 करा था आपने। लेकिन अगर रिलीजियस लाइब्रेरी तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? आप क्यू लिख देंगे। लो लाइब्रेरी आप जेड लिख देंगे। एग्रीकल्चर की लाइब्रेरी आप जे लिख देंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी आप डी लिख देंगे। तो ये क्या आपका आप शेड्यूल से लेकर आए और उन्हीं नंबर को काम में लें, तो ज़्यादा सरल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्या रहेगा? सिस्टमेटिक न्यूमोनिक्स। सिस्टमेटिक का मतलब ये कि आप सिस्टम बनाइए। सिस्टम ये बनाइए कि आपको लगता है कि अगर एक अक्षर से काम चल रहा है तो आप एक अक्षर ही काम में लें। आपको लगता नहीं एक से काम में नहीं चला, 3-3 काम में ले, आप 3-3 काम में लें। जैसे आपने 4437.J लिख दिया, तो क्या बनेगा? तो आपकी नज़र में आपने जयपुर बनाया, लेकिन वो जोधपुर का भी तो नंबर ये बनेगा, समझे? जोधपुर का नंबर भी ये बनेगा। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई आप अपने हिसाब से क्या करें, फिर एक अक्षर से काम नहीं चल रहा था, आप 2 लें या 3 काम में लें, है ना? भाई R.R लिखने से रंगनाथन की जीवनी बन रही है, तो अपन तो R से तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बन रही है, अब तो फिर RAN करें, दैट इज नोन एज रंगनाथन, RAN। तो वहाँ पे हमने क्या मिले, जब मैंने आपसे कहा कि भाई काम चल रहा है तो आप एक अक्षर से चला लें, तो यहाँ पे दे रखा है कि आपको सिस्टमेटिक बनाना है। आप सिस्टम बनाइए, और आप सिस्टम बना के आप न्यूमोनिक्स काम में लीजिए। सिस्टम ये बनाइए कि कम से कम 3 अक्षर काम में लेने हैं, वही ऑथर के बारे में पता चल रहा है। एक अक्षर से हम कंफ्यूज हो रहे हैं, वो 3 अक्षर काम में लें। तो ये न्यूमोनिक्स के भी नियम है, ये नियम कहे गए हैं केवल कि आपको इस प्रकार से काम लेना चाहिए। और लास्ट दे रखा सेमिनल। सिस्टमेटिक के बाद होता है सेमिनल।
सेमिनल का मतलब होता है क्रमागत होता है और जिसका मीनिंग हो वो काम में ले आना। आप सिस्टम ये नहीं कि मैं केवल 3 अक्षर काम में लूंगा। सेमिनल ये है कि आप डिसाइड करें कि मैं सरनेम के 3 अक्षर काम में लूंगा या मेन नेम के 3 अक्षर काम में लूंगा। समझ गए बात को? तो आप वो चीज काम में लें या आप पहले से एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना दें और सिस्टम बनाने के बाद काम में, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, रोड रेलवे के अंदर जो सिस्टम होता है ना, जगहों के नाम क्या होते हैं, 3-3 अक्षर के होते हैं ना, तो उन्होंने एक पूरा क्या बना रखा, उन्होंने एक सेमिनल कोड बना दिया। अब वो कोड चेंज नहीं करते वो, तो उनके टिकट पे भी वही कोड आएगा और पब्लिक को भी वही कोड याद करना, वो क्या कहलाएगा, आपका सेमिनल कहलाएगा। आप इस प्रकार से काम में ले सकते। इज इट ओके? तो निमोनिक्स के भी आपके 5 नियम है। पहला तो क्या है, जनरल। सेकंड आप अल्फाबेटिकल, जो आप अल्फाबेटिकल डिवाइस काम लेते हैं। शेड्यूल का मतलब एक सब्जेक्ट डिवाइस की बात है, तो अल्फाबेटिकल काम में लेते हैं, सब्जेक्ट डिवाइस काम में लेते हैं। आप सिस्टमेटिक काम में लेते हैं, उसके बाद आप सिस्टम बनाते हैं, है ना, कि आप उनको ये काम। और सेमिनल मतलब आप नियमों के आधार पर आप बनाए। तो ये आपके क्या हो गया, आपके कैनन्स फॉर निमोनिक्स हो गए। तो ये आपके सेकंड कैनन है। देन उसके बाद 5 कैनन है। नेक्स्ट आता है आपका कैनन ऑफ ग्रोइंग यूनिवर्स। ये बहुत अच्छी बात है, और ग्रोइंग यूनिवर्स के कैनन्स दिए। ग्रोइंग यूनिवर्स ये बहुत सरल कैनन है आपका। इसमें 4 शब्द आपके काम में देखने को मिलेंगे, और 4 शब्द कौन कौन से थे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईजी है थोड़ा सा। 4 शब्द का मतलब देखिए आपको कौन कौन से शब्द हैं। पहला हॉस्पिटलिटी है आपका, ठीक है। एक है आपका एक्स्ट्रापोलेशन, एक इंटरपोलेशन है आपका, और एक आपका अरे है और चेन। कैनन समझेंगे आप, बहुत सरल कैनन है। कैनन का नाम क्या है, कैनन ऑफ ग्रोइंग। तो रंगनाथन ने कहा कि जब आप वर्गीकरण लिखें, बनाएं, तैयार करें, तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि जो आज का जो यूनिवर्स है वो कैसा है, समय के साथ बढ़ता जा रहा है। और जब समय के साथ बढ़ता जाएगा तो आपको ऐसी सुविधा करनी है कि आप अपनी वर्गीकरण पद्धति में भी जो नंबर नए आ रहे हैं, नव आगंतुक संख्याएं और विषय हैं, उनको भी आपको सुविधा देनी है। वो आपके लिए क्या मेहमान है, नए आ रहे हैं, तो नव आगंतुकों को सुविधा देना मतलब हॉस्पिटलिटी। समझते हैं आप? हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या होता है, मेहमान नवाजी, है ना। नव आगंतुकों का स्वागत करना क्या कहलाता है आपका, हॉस्पिटलिटी। तो रंगनाथन कहा कि ये जो यूनिवर्स है ये ग्रोइंग है। आज जो सब्जेक्ट आप लेकर चल रहे हैं, कल नए विषय आएंगे। और ये बात रंगनाथन क्या कह गए, लेकिन रंगनाथन के बाद किसी ने उस स्कीम के ऊपर काम नहीं किया, उस तरीके से नहीं किया जैसा करना चाहिए था। रंगनाथन ने कहा कि ये जितने नव आगंतुकों के लिए हम लोग छोड़ के जा रहे हैं कि चीजें नई नई आएगी समय के साथ, और जब नया आएगा, मैं कह रहा हूँ भाई क्लास के अंदर आप 30-40 बच्चे, 50 बच्चे, कोई नया आएगा तो क्या करेंगे आप, उसके लिए व्यवस्था होनी जरूरी है। हमने उसके लिए रास्ता दे दिया ना भाई। अगर आप आगे बैठ गए और मैं पीछे जाने का रास्ता नहीं दूं तो क्या हो जाएगा, नया आने वाला, तो रास्ता आपको ऑप्शन खुला रखना पड़ेगा ना। हम एक रास्ता छोड़ेंगे भी, नया आएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा। अब जब नया आएगा तो वो सेट हो सकता है, कहाँ सेट होगा, या तो वो कहाँ सेट होगा, एक्स्ट्रापोलेशन में, या कहाँ सेट होगा वो इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन यानी कि कहाँ सेट होगा, बीच में। समझ गए आप? कहाँ बैठेगा वो, बीच में बैठेगा वो बीच में घुस जाएगा। तो बीच में घुसेगा मतलब क्या होगा, यानी कि इन बिटवीन, इंटर, क्या कहलाएगा आपका, इन। और ये क्या एक्स्ट्रापोलेशन मतलब कहाँ आएगा, ये कहाँ जुड़ेगा आपका, समझे आप? तो ये कैनन दे रहा है, अरे के अंदर भी ये सुविधा है और चेन के अंदर भी सुविधा है। कि अरे में भी हमने सुविधा छोड़ रखी है कि नया आएगा तो लास्ट में जुड़ जाएगा, और नया चाहे तो बीच में भी जुड़ सकता है। इज इट ओके? आपने जो अरे बनाया ना, उस अरे के अंदर आपके ये अरे और चेन में दोनों में फैसिलिटी है। जैसे मान लीजिए मैंने अरे का एग्जांपल लूँ, अरे का एग्जांपल मैंने क्या बनाया यहाँ, ए देन बी देन सी है। तो अरे का एग्जांपल क्या बनेगा मेरा, A1, क्या बनाया मैंने, A2, फिर मैंने A3 बनाया। सुविधा है ना मेरे पास। यहाँ पे क्या है, A11, क्या बनेगा, A12 कर सकते हैं अपन। ऐसा कोई ऐसा आ जाए तो A112 कर सकते हैं आप। जहां भी आएगा, तो ये तो ज्ञान जगत है ना, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं नई चीज आ सकती है। तो ये हमारे पास फैसिलिटी है। अच्छा कोई नया चीज आई, मुझे लगता है कि नहीं वो A11 से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ रख दिया, मुझे लगता नहीं इनसे संबंधित नहीं, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, A4 कर दूंगा। तो जुड़ तो कहीं भी सक रहा है।
अगर ये लास्ट है तो लास्ट में भी जुड़ सकता है और बीच में भी जुड़ सकता है, तो हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो जो अगर कोई चीज लास्ट में जुड़ेगी तो क्या कहलाएगा, और बीच में जुड़ेगी तो ये चीज हमारे किसके साथ है, अरे के साथ भी, और ये चीज हमारे साथ एन के साथ। समझे आप, क्योंकि ग्रोइंग यूनिवर्स है, और जब यूनिवर्स बढ़ेगा तो यूनिवर्स के अंदर हम इस प्रकार से नई चीजें जोड़ सकते हैं। इज इट ओके, क्लियर है ये? तो ये आपका दैट इज कैनन्स फॉर द ग्रोइंग यूनिवर्स है आपका, ये आपका। नेक्स्ट फाइनली कैनन्स फॉर द बुक क्लास। बुक क्लासिफिकेशन समझते हैं क्या होता है? बुक क्लासिफिकेशन बहुत ही सरल नंबर है, और ये अंतिम 3 कैनन है, बस लास्ट क्या दे रखा है, कैनन ऑफ बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, डिस्टिंक्शन। इसका मतलब क्या मैं आपको बता दूं। क्लासिफिकेशन का मूल उद्देश्य ये है कि प्रत्येक पुस्तक को इस सामग्री को एक निश्चित क्रमांक के क्लास नंबर प्रदान करना। वो क्लास नंबर किसी और का नहीं होगा, लेकिन आपने मान लीजिए एक किताब है और एक किताब आपने खरीदी, उसके आपने उसका क्लासिफिकेशन किया, आपने उसका क्लास नंबर बनाया, बन गया। अगर उसी पुस्तक की आपके पास 100 कॉपियां हैं, लाइब्रेरी में तो मल्टीपल कॉपीज होगी ना, तो सबका क्लास नंबर क्या बनेगा, सेम बनेगा। सबका क्लास नंबर क्या बनेगा, सेम बनेगा। क्लास नंबर चेंज थोड़ी होगा, क्लास नंबर तो सबका एक जैसे बनेगा, क्योंकि जब टाइटल एक है क्लास नंबर भी वही बनेगा। तो हम उसको यूनिक नंबर कैसे बनाएंगे, तो डिस्टिंग तो कर ही नहीं सकते सारी किताबों का एक जैसा क्लास नंबर, क्योंकि टाइटल एक है, ऑथर एक है, एक ही बनेगा, वही सब चीजें बनेगी। तो आप तो सिर्फ टाइटल से तो क्लास नंबर बनाते हैं। किताब का नंबर लिखा हुआ कॉलन क्लासिफिकेशन, क्या बनेगा, 2:51 इन्वर्टेड कोमा N33 बन गया। कॉलन की 100 कॉपियां हैं, 100 ही कॉपियों पर यही क्लास नंबर डलेगा। हम ही चाहते हैं कि क्लास नंबर तो यूनिक हो, लेकिन अगर किताब सेम है तो टाइटल सेम हो देते। तो अब उसको अलग करने के लिए हम क्लास नंबर के अलावा क्या करते हैं, हम उसके अंदर क्या जोड़ते हैं, बुक नंबर जोड़ते हैं। अरे बस समझ में, केवल क्लास नंबर से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या जोड़ोगे, बुक नंबर। बुक नंबर के अलावा और जोड़ना चाहते क्या जोड़ सकते हैं आप, कलेक्शन नंबर। और जब तीनों को जोड़ दूंगा, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, तब जाके सम्मिलित रूप से बनेगा कॉल नंबर। तो कॉल नंबर जो है लाइब्रेरी में चीजों की यूनिक पहचान, क्लास नंबर नहीं है। सेम किताब होगी तो क्लास नंबर तो सेम हो जाएगा। क्या आप बोलोगे मैं मेरे क्लास नंबर, मैं मेरे क्लास नंबर बच्चा पढ़ रहा है, क्लास करे कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो क्या मैं 4th बी में पढ़ता हूँ, तो 4th बी दूसरे बच्चे से पूछूंगा जो उसी क्लास का, उसका नंबर भी क्या 4th बी, क्लास नंबर तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन उस क्लास में उसका जो रोल नंबर होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, और उसी रोल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कॉल नंबर बोलेंगे। तो टीचर आके कॉल करती है ना, अटेंडेंस लेती है, क्या करती है, कॉलिंग करती है। तो बच्चा बोलता है ना यस मैडम, यस सर, वो कॉलिंग ही तो है। कॉलिंग मतलब यूनिक पहचान। तो कॉल नंबर अपने आप में यूनिक है। कॉल नंबर जो बनता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। तो आपको आवश्यकता हो तो आप बुक नंबर भी डालें, कलेक्शन नंबर डालें। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ कैनन फॉर द बुक क्लासिफिकेशन। अगर किताबों का क्लासिफिकेशन करना है तो उससे भी 3 कैनन है। पहला है कैनन ऑफ बुक नंबर दे रखा है, कैनन ऑफ कलेक्शन नंबर दे रखा है, और तीसरा दे रखा है कैनन ऑफ डिस्टेंस। ये तीनों कैनन है, और तीनों कैनन बहुत ज्यादा सरल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैनन, आप देखें यहाँ पर। सो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, कैनन ऑफ बुक नंबर, बुक नंबर का फॉर्मूला है। रंगनाथन ने बताया कि बुक नंबर कैसे बनाना है। तो किसी किताब का बुक नंबर बनाने के लिए बुक नंबर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या है, तो आप देखिए बुक नंबर कैसे बनाएंगे। तो क्या आएगा, LFYSN। एल मतलब किताब कौन सी भाषा की है, किताब का फॉर्म क्या है, किताब का ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, और किताब का सीरियल नंबर। सीरियल नंबर को मैंने लिखा ए का मतलब है आपका एक्सेशन है। सीरियल नंबर बोले या एक्सेशन नंबर बोले, एक ही बात है। ठीक है, 4 तत्व हो गए। ये 4 तत्व आपको एक साथ लिखने हैं। पहला आपका लैंग्वेज है, दूसरा आपका फॉर्म है, तीसरा आपका ईयर है, और चौथा क्या आपका एसएन यानी कि सीरियल नंबर। इज इट ओके? नेक्स्ट, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, डॉट लगाएंगे, देन आप लिखेंगे वी। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। एस, एस का मतलब है सप्लीमेंट।
सी, सी का मतलब कॉपी, और सी आर मतलब क्रिटिसिज्म नंबर। जिनमें से जो तत्व होगा वो काम में ले लेंगे, जो नहीं होगा वो छोड़ देंगे। ठीक है, इन 8 तत्वों से मिलकर क्या बनता है, बुक नंबर बनता है, या बुक नंबर फॉर्मूला। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि रंगनाथन के द्वारा दिए गए बुक नंबर फॉर्मूला के अनुसार जो है एक बुक नंबर में कितने तत्व होते हैं। 8 तत्व, एल एफ वाई एस एन। एल मतलब एफ, वाई और एस एन सीरियल नंबर यानी कि एक्सेशन नंबर। ठीक है, देन उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर वी लिखेंगे। वी मतलब वॉल्यूम है, एस मतलब सप्लीमेंट है, सी मतलब कॉपी है, और सी आर मतलब क्रिटिसिज्म नंबर है। ये इनसे क्या बनेगा, इनसे ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, बुक नंबर बनेगा। और बुक नंबर जो होगा वो ऑटोमेटिकली सेम किताब भी होगी, तो सेम किताब का सेम एक्सेशन नंबर नहीं होगा। समझ गए आप, एक्सेशन नंबर सबका चेंज होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बुक नंबर जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। इज इट ओके? देन बुक नंबर के बाद में ये आपका सेकंड करना था, कैनन ऑफ कलेक्शन नंबर दे रखा है। कलेक्शन नंबर आप बनाए, कलेक्शन नंबर आप दे सकते हैं। जैसे किताबें या लाइब्रेरी के अंदर जितना भी मटेरियल है, उस मटेरियल को देखें आप, तो आपके पास कलेक्शन है। अगर मान लीजिए आपका कलेक्शन कैसा है, रेयर बुक का कलेक्शन है, उसके पीछे क्या लिख दें आप, आर भी लिख दें। अगर रीडिंग रूम है तो क्या लिख दें आप, आर आर लिख दें। टेक्स्ट बुक से क्या लिख दें आप, टीसी, है ना। देन लॉ डिपार्टमेंट तो क्या कर देंगे आप, जेड डी। पीरियोडिकल सेक्शन है तो आपका पीसी कर सकते हैं आपका, या फिजिक्स डिपार्टमेंट है तो आप ये आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा से। क्या कर दिया आपने, कलेक्शन नंबर बना दिया। तो अब कलेक्शन नंबर और बुक नंबर दोनों जोड़ दूंगा क्लास नंबर में, तो अपने आप क्या बन जाएगा। और कॉल नंबर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप यूनिक नंबर बनेगा। तो हम यूनिक नंबर बना सकते हैं। यूनिक नंबर बनाना आपको तो क्या बनेगा, कॉल नंबर इज ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास नंबर प्लस बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। अब यहाँ पर आता है कैनन ऑफ डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस का मतलब ये है कि जब आप क्लास नंबर लिखें तो 2 स्थान छोड़ के आप बुक नंबर लिखें, और फिर 2 स्थान छोड़ के क्या लिखें आप, कलेक्शन। इनके बीच में आपको रिक्त स्थान छोड़ना जरूरी है। अगर आप रिक्त स्थान छोड़ेंगे तो ही काम होगा। लिखा हुआ इस नियम के अनुसार कॉल नंबर को लिखते समय तीनों तत्वों के मध्य रिक्त स्थान होना चाहिए। समझ वाली बात, यानी कि पहला क्लास नंबर, फिर बुक नंबर, और तीसरा क्या रखा आपका, कलेक्शन नंबर। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? और आप ये तीनों चीजें लिखेंगे तो तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, आपका अंतर होना चाहिए, तो ये आप लिख पाएंगे। तो ये आपको क्या लगा, कैनन ऑफ डिस्टिंक्टनेस। क्लियर? ये सारे के सारे आप क्या हो गए, दीज आर नोन एज द कैनन्स। कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कैनन्स की संख्या ज्यादा है, इनको आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप जो है चीजें याद होना शुरू हो जाएगा। और सवाल जो है एग्जाम में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं आते, आप देखेंगे तो आप इजीली आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्क्रीन पर देखें आप ध्यान से, आराम से पढ़ेंगे और इसका सवाल का उत्तर आप देंगे। आराम से पढ़े, इसको उत्तर दिया आप। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण के उद्देश्य से ज्ञान जगत को कितने खंडों में विभाजित किया जा सकता है, कितने बटेंगे, 3। कौन कौन से, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल सरल है आपके लिए, आप इजीली कर लोगे, मुझे पता है। क्या लिखा हुआ, कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी कौन सा कैनन है, समझ में आ रही बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक अलग है, उसको पहचानना आप। कौन सा, सरल लग रहा है सवाल, क्योंकि अभी आपके दिमाग में है स्ट्रक्चर, समझ आप। जब भूल जाओगे तो इजी वाला सवाल नहीं होगा वो। कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, रिलेवेंस और परमानेंस, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं ना, और ये अलग है। नेक्स्ट आपका है, प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस।
देखिए यहाँ पर एक वॉल पिक्चर है आपका, एक कैनन ऑफ कंसिस्टेंस है आपका, एक आपको देखा काउ का प्रिंसिपल और कैनन ऑफ हेल्पफुल। देखा निम्न में से किसे पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत के रूप में जाना है? पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत कौन सा है? फैसेट सीक्वेंस, आपने पढ़ा है फैसेट सीक्वेंस? कौन कौन से फैसेट सीक्वेंस है? एक तो वॉल पिक्चर है और दूसरा कौन सा है? काउ का। तो एक और तीन, समझ गए? बाकी प्रिंसिपल्स नहीं है, बाकी कैनन। ये वो सवाल है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके, समझ गए आप? कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर 6, निम्न में से which is not used in book number formula according to कॉलम क्लास। बुक नंबर फॉर्मूला में नाम नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन बर्थ ईयर ऑफ ऑथर। बर्थ ईयर ऑफ ऑथर तो मैंने ली नहीं, एक्सेशन नंबर काम में लिया, वॉल्यूम नंबर काम में लिया। तो बर्थ ईयर ऑफ ऑथर यानी कि ऑथर का जन्म वर्ष काम में नहीं आ रहा। नेक्स्ट है आपका कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैड नेवर कंट्रीब्यूटेड एनी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इनमें से किसने प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कोई सहयोग नहीं दिया? क्योंकि शेयर्स ने लिखा है, रंगनाथन ने लिखा है और रिचर्डसन ने भी लिखा है, मार्गरेट मन ने नहीं। कैनन ऑफ डिस्टिंक्टनेस जो है, विशिष्टता का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? कैनन ऑफ डिस्टिंक्टनेस आपने अंतिम कैनन ही पढ़ाया। बुक नंबर वाले में आपने पढ़ा है, दैट इज करेक्ट कैनन। सेकंड आपका आंसर है इसका, मतलब कैनन फॉर द बुक क्लासेस। इज इट ओके? यहाँ आपने टॉपिक कंप्लीट किया। कैनन, देखिए कैनन के ऊपर सवाल, एक दो सवाल एग्जाम में कम से कम आएंगे इसके ऊपर, मुझे उम्मीद है। लेकिन जो पढ़ाया है उसको अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपके वो 100% वो सवाल आपका कंप्लीट। ठीक है। 43 कैनन्स है, नाम केवल आपको नाम याद रखते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना कौन सा किस कैटेगरी में। ज्यादा लोड लेने वाली, अगर आप और गहराई में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। उद्देश्य बस केवल इतना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है ना? 3 टुकड़ों में हमने बांटा है उसको, और 3 टुकड़ों में बांटने के बाद आइडिया है, वर्बल है और नोटिस है, इससे संबंधित कैनन है वो जो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, कल भी क्लास करेंगे हम लोग। कल क्लास करेंगे, उसके बाद 2-3 दिन की छुट्टियाँ रखेंगे। ठीक है ना? कल क्लास करेंगे, कल की क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन की कुछ और चीज़ें टॉपिक्स बचते हैं उसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल क्लासिफिकेशन की भी लास्ट क्लास होगी आपकी, देन उसके बाद छुट्टियाँ होगी, छुट्टियों के बाद फिर हम लोग जो है कैटलॉगिंग करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू।